नमस्कार एक बार और दिल से स्टोरीज पर आज हमारे साथ हैं शिवम तिम्बू जी, है ना? और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपने बारे में अपना थोड़ा परिचय दिए हमारे दर्शकों के लिए। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम टिम्बू। मैं पेशे से डांसर हूँ एंड मैं बहुत टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड रियलिटी शोज कोरियोग्राफी कर चुका हूँ मैं पहले। एंड अभी रिसेंटली मैं अपने होम टाउन में हूँ, हरिद्वार में। यहाँ पे मैं क्लासेस चला रहा हूँ, स्कूल्स में क्लासेस देता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट लॉन्च किया है जो कि स्कूल में डांस एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छे। और मेरा नाम डॉक्टर पराग भारद्वाज है। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके बारे में। आपको नृत्य में रुचि कब शुरू हुई और कैसे? बताइए थोड़ा। 2010 से मैंने शुरू किया था डांसिंग एंड एक्चुअली में टीवी पे डीआईडी आता था उस टाइम पे, डांस इंडिया डांस। सो सीजन 1 में प्रिंस आया था, तो प्रिंस को देखकर लगा कुछ, हाँ, कि ये क्या चल रहा है, ये बढ़िया कर रहा है कुछ तो। ऐसे ऐसे स्टेप चल रहा था वहाँ, मुझे भी अच्छा लगा। तो हम भी शादीज में, पार्टीज में कहीं कहीं लगे रहते थे। तो मेरी एक आंटी थी, घर के बगल में रहती है, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि तुमने अपने लड़के को डांस करते हुए देखा है, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने एक क्लास ज्वाइन की थी छोटी सी, जहाँ पे मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से 50 रुपए फीस दिया था 2010 में ना। तो तब से मैं अभी तक कंटिन्यू डांस कर रहा हूँ। 2010 से मैंने स्टार्ट किया था डांसिंग। तो मेरी मम्मी ने बोला था मेरे को कि हाँ, ये करता तो है, चलो उसको देते हैं। तब से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो रुचि अभी भी वहीं आप से आई है। उस समय आपकी क्या आयु थी? मैं रहूंगा उस टाइम पे, मेरे ख्याल से अभी मैं 27 साल का हूँ, तो उस टाइम में रहूंगा ऐसे ही 12-13 साल का तो रहूंगा। ठीक है। मैं भी और छोटा रहूंगा शायद। तो अपना सफ़र बताइए, क्योंकि अब तो आप ये प्रोफ़ेशनली लगता है कि करते हैं। तो हाँ अपनी जर्नी बताइए। आप हरिद्वार में थे उस समय? हाँ, मैं फिर हरिद्वार वहाँ में से था। बट हाँ, एक्चुअली में चीजें कुछ यहाँ पे सही नहीं चल रही थी, सही नहीं चल रही थी इन द सेंस, जो भी लोग सिखाते थे ना यहाँ पे, ट्रेनिंग देते थे जो, तो वो ट्रेनिंग बचपन से ही गलत दी गई मुझे। अब छोटे से बच्चे को बताया जाए कि ये आंख होती है, और बड़े उसको पता, जब वो बड़ा हो उसको पता लगे अरे ये तो नाक है, ये तो सूंघने का काम आती है, इससे तो हम लोग सब कुछ स्मेल करते हैं, महसूस करते हैं कि क्या अच्छा ये तो ये है, ये। तो वही चीज मेरे साथ हुई जब मैं हरिद्वार में सीखा। हरिद्वार में मैंने 3 साल कंटिन्यू डांस सीखा। 3 साल डांस सीखा एक क्लास में, दूसरी क्लास में गया 4 साल सीखा, तीसरी क्लास में फिर गया, एक जगह और सीखा मैं। तो मैंने ऐसे अपने 6-7 साल यहाँ बर्बाद करे पूरे अच्छे से। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बर्बाद किया, जो उन्होंने मुझे सिखाया वो अच्छा था। पर जब मैं यही चीज मुंबई लेके गया, मुझे लगा मैं यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेंड होके गया हूँ, मुझे सब कुछ आता है और एकदम मैं बेस्ट हूँ, बस मैं वहां पे जाके फाड़ने लगूंगा, बहुत अच्छा से दिखेगा डांसिंग। तो वहां जाके जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करा, मुझे लोगों ने बताया कि अच्छा आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे फ्री स्टाइल करता हूँ, और फ्री स्टाइल में मैं ये स्टेप करता हूँ। तो जब मैंने उनको स्टेप का नाम बताया, तो उन्होंने बोला ये तो स्टेप का नाम ही नहीं है, ये तो ये डांस फॉर्म ही नहीं है। फ्री स्टाइल किसी एक फॉर्म के अंदर थोड़ी होता है, मतलब फ्री स्टाइल ऐसा थोड़ी कि फ्री स्टाइल में सब कुछ मिला दो। फ्री स्टाइल किसी एक फॉर्म के अंदर होता है। अगर आप हिप हॉप कर रहे हो तो हिप हॉप के अंदर फ्री स्टाइल अलग होता है, अगर मैं क्लासिकल कर रहा हूँ तो क्लासिकल के अंदर अलग फ्री स्टाइल होता है। तो मेरे को समझ आया, मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई कि मैं अब तक जो सीखता आ रहा था वो सब गलत है। फिर मैंने वहां सीखा, किंग्स यूनाइटेड करके है मुंबई में, द किंग्स वर्ल्ड चैंपियन है 2019 के एनबीसी वर्ल्ड ऑफ डांस के। देन एबीसीडी 2 मूवी उनके ऊपर बनी है। तो मैं वहां सीखा। स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने वहां पे फीस दिया था। मेरा मुश्किल से नहीं तो 80-90 हज़ार रुपये लगा था वहां पे फर्स्ट में। फिर उन्होंने क्या किया, एक वहां कॉम्पिटिशन हुआ छोटा सा, अर्बन डांस कॉम्पिटिशन, जिसमें मैंने विन किया। मैं सीखने गया था कंटेम्प्रेरी, मैंने विन किया एक दूसरी कैटेगरी में, जहां लोगों को पता ही नहीं था कि ये हिप हॉप भी करता है। तो अर्बन डांस कॉम्पिटिशन में जीता। फिर उसी क्लास से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जो पैसे मेरे पास थे वो मेरे पास वापस आ गए, मतलब मेरे को उन्होंने वापस दे दिए कि आप अब फ्री में सीखो। तो 6 महीने बाद मैं वहां सीखता रहा, मुझे बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड मिले 3 साल कंटिन्यू। उसके बाद मैं उनके ही क्रू में परफॉर्मेंस करने लगा। मतलब मेरे को उन्होंने ऑफर दिया कि अब आप
हमारे साथ परफॉर्म करो। तो जिस जगह पे मैं ये सोच के गया था कि हाँ मैं फाड़ूंगा, तो मैं वहां एक्चुअल में 2-3 साल के अंदर फाड़ रहा था, अच्छा कर रहा था। पर वही चीज है, जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे लगा मैं बेस्ट हूँ, वहां जाके गया तो मैं जीरो हूँ। तो मैं सबको ये भी बोलूंगा जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, कभी भी ये मत सोचो कि जहाँ पे आप हो वहां पे आपको बेस्ट मिल रहा है। आपको बेस्ट मिल रहा होगा उस जगह के अकॉर्डिंग, बट जहां आप जगह शिफ्ट करोगे वहां पे आपको कुछ और बड़ा भी मिल सकता है। तो आप बड़े के लिए ट्राई करो। तो बड़ा नहीं मिलेगा तो उसके नीचे का तो कुछ तो मिलेगा, बट वो आपके वाले से तो बेटर ही हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए सबको। तो आप कितने बड़े थे जब आप बॉम्बे गए, मुंबई? मैं सर बॉम्बे जब मैं गया था, मैं था 17-18 साल का रहा। तो 17 18 18 साल में घर छोड़ के बॉम्बे जाना, दूर, एंड और मैं अकेले गया था। हाँ, तो ये निश्चय कैसे लिया आपने? ये निश्चय लिया मैंने सर, इसके पीछे ना एक मेरी पढ़ाई का सीन है थोड़ा सा। पढ़ाई में क्या हुआ एक्चुअल में कि जब मैं स्टडी कर रहा था अपनी, तो उस टाइम में ना मेरा हाथ टूट गया। तो मुझे 4-5-6 लोगों ने उछाला था हवा में, और मुझे उन्होंने पकड़ा नहीं। तो मैं हाथ के बल गिरा, मेरा हाथ टूट, मेरा बीच में से हाथ टूट गया था। सो ये कैसे दोस्त हैं आपके? पकड़ा नहीं उन्होंने बस। एक्चुअल में क्या, बारिश का टाइम हो रहा था बहुत, मतलब एकदम, और रक्षाबंधन का टाइम था, मुझे याद है 2 अगस्त को। एक्चुअली आज से कम से कम नहीं तो 7 7 साल पहले की बात होगी। सीन क्या था एक्चुअली में, क्या मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब सिंगर हैं, सब आर्टिस्ट हैं। तो मेरे पापा कभी भी नहीं बोलते कि तुम ये मत करो वो मत करो, बट वो डांस के लिए बोलते थे कि डांस मत कर। वो खुद सिंगर है, वो खुद आर्टिस्ट है, बट वो मुझे ये कहते थे तू डांस मत कर। अगर तू डांस कर रहा है तो मेरे काम है। मतलब मैं जागरण करवा रहा हूँ, मतलब मैं जागरण कर रहा हूँ, तो तू उसमें कुछ रोल कर। तू राधा कृष्ण बन ले, तू शंकर भगवान बन के नाच ले, कुछ भी कर ले, मतलब तू हमारे काम आ। अगर तू काम नहीं आएगा, वही बनिया बुद्धि है। मेरे पिताजी हैं, तो उनको लगा थोड़ा सा कि हाँ, मेरे फायदा होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा हाथ टूटा, मैं स्कूल गया, एग्जाम चल रहे थे, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे 9th क्लास के। मैं जैसे ही स्कूल में बैठा, ऐसे आपने बचपन में देखा कभी ऐसे डेस्क पे ना कान लगा के डबर डबर ढोल बजाते? आप किया भी होगा आपने, तो मैं वही कर रहा था। और मेरे साथ और भी लोग थे, वो भी नाच रहे थे, सब डबर डबर ढोल बजा रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। तो एक टीचर थे वहां पे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। वो आए, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे पकड़ लिया बस। और सब लोगों ने कह दिया यही बजा रहा था, यही बजा रहा था, यही बजा रहा था। उन्होंने मेरे को फिर 2-3 बातें ऐसी बोली जो मेरे को ना इधर टच कर गई। उन्होंने बोला कि तू हमेशा ढोल बजाएगा, नाच गाना करेगा, अपने माता पिता की तरह बनेगा। मेरी सनक गई। मैं आपका काम पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट की मैंने नोटबुक नहीं बनाई है, मेरे नंबर कम आते हो, तो आप मुझे बोल सकते हो मेरे काम के ऊपर, बट मेरे को लेकर आप मेरे घर वालों को नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं पढ़ रहे आपके स्कूल के अंदर। तो वो दिन था, मैंने पढ़ाई ड्रॉप करी। उस टाइम में नाइन्थ हाफ में था, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे, वो मैंने ड्रॉप किए। देन फिर सीन हुआ, मेरे पापा ने मुझसे क्लियर पूछा अगले दिन ही। मतलब इतने ऐसे पेरेंट्स भी बहुत कम लोगों को मिलेंगे कि उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि क्या करना है तुझे। मैंने बोला पापा पढ़ना तो नहीं। हाँ आप बोलोगे तो मैं ओपन से सब कुछ भर दूंगा, ठीक है ना, ओपन मैं कर दूंगा, जो भी मुझे आप बोलोगे 10th 12th जो करने के लिए बोलोगे मैं सब कर लूंगा, पर मैं स्कूल नहीं जाऊँ। पापा ने बोला डांस करेगा? मैंने हाँ करूंगा। बीच में छोड़ेगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। कैसे सोच ले, नहीं तो मैं पैर तोड़ दूंगा। तब का दिन है सर, आज का दिन है, मैंने छोड़ा नहीं डांस। फिर यही सेम सीन हुआ कि मुझे जाना था मुंबई, पापा के पास पैसे नहीं थे। पापा ने अपने एक फ्रेंड है उनके, हमारे बहुत, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम हरिद्वार से मुंबई भेजने में जो जिनका सबसे बड़ा हाथ था, वो मेरे अंकल हैं। उनका नाम धर्मवीर है। और मेरे पापा ने उनको बोला कि भाई जी ऐसे ऐसे उसको जाना है। और हमारे वहाँ पे क्या होता था, डेट निकलती थी कि इस डेट से इस डेट में ही सिर्फ एडमिशन होंगे वहाँ पे, क्योंकि वो डांस स्कूल बन गया था। तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा सेंटर से मिलती, बहुत सारी चीजें मिलती थी। तो वहाँ पे चीजें थी ऐसी कि अगर मैंने इस डेट से इस डेट में नहीं कराया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं नहीं कर पाता था। फिर मैंने अंकल से पैसे लिए, उस टाइम सिर्फ अंकल ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बोला बाकी 40 मैं तेरे को
जब तू पहुंच जाएगा तब मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके कुछ करा, फिर मेरा हुआ, फिर मैं मुंबई गया, और फिर तब मैं अकेला गया था। तो ये वाला जो आपने मुझसे पूछा वो मैंने आपको बताया। तब जाके वहाँ की कहानी शुरू हुई, वहाँ पे मैं सीखा, स्टूडेंट्स अवार्ड लिए, उनके ग्रुप के साथ परफॉर्म किया, पैसा भी कमाया, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया, रहा भी, एक्सपीरियंस बहुत मिला, बहुत सारी चीजें हुई वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोची चीजें, या जो शायद मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं सोची होंगी कि ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पे हो। यस। बड़ी हिम्मत है सर आप में, है ना? तो फिर बताइए, आप बॉम्बे गए, और आपने बताया फिर आपने वो वहाँ पे वो काम काम ज्वाइन कर लिया मेरे ख्याल से, जिस जिस तरह से आपने बताया डांस स्कूल में। आपने बताया आपने कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, इंडस्ट्री में काम करा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे थी वो जर्नी? सर जर्नी मेरी वहाँ की, मुंबई की जर्नी मेरी बहुत अच्छी है। मुंबई की जर्नी में मैंने कोरियोग्राफीज की, एंड डांस प्लस 5 आया था, टीम सुरेश के अंडर में असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर रहा था। देन सॉन्ग्स थे बहुत सारे, जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा, अक्षय कुमार का सॉन्ग आया था एक, अरे अभी हम बोले सॉन्ग है जिसमें लक्ष्मी बॉम्ब का सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है उसका, मेन ट्रैक। तो उसमें हम लोगों ने असिस्टेंट कोरियोग्राफी की थी, टीम सुरेश में थे हम लोग, एंड गणेश आचार्य थे उसमें हमारे साथ काम करने वाले। वो जर्नी में मैंने कुछ कमाया तो नहीं, बट मैंने सीखा बहुत कुछ, एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस क्या होता है, शॉट्स कैसे लेते हैं, या फिर आपको क्रेन गिम्बल चलाना कैसे आएगा, मतलब जो डायरेक्शन वाले नॉलेज है वो मुझे वहां से मिली। देन उससे पहले जब हम लोग डांस प्लस कर रहे थे, तो डांस प्लस में मैंने, डांस प्लस का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्यों रहा? बिकॉज वहां पे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डांसर आए थे, वो थे ले ट्विंस। वो इतने ऐसे डांसर्स है ना सर, मतलब उनको देखकर हर एक बंदा इंस्पायर होता है, मतलब एज एन डांसर। डांसर तो छोड़ो, अगर मैं बोलूं कोई नॉर्मल इंसान भी उनके सामने खड़ा होगा, वो भी बोलेगा ये कैसे कर रहे हैं, और ये कर कैसे पा रहे हैं, मतलब इंसान ही है ना, कि जो इतनी फुर्ती बॉडी में है। तो मुझे उनको देखकर, वो मुझे अपॉर्चुनिटी वहीं से मिली किंग्स में, क्योंकि मुश्किल से 5-6 लोग ही रहते थे जो उनके साथ रहते थे। वो लोग इंटरनेशनल स्क्वाड में आए थे डांस प्लस में। वहां पे इंटरनेशनल स्क्वाड होता है डांस प्लस के अंदर, कि आपको उनके स्कोर मैच करने पड़ेंगे जो इंटरनेशनल स्क्वाड में आए। तो ऐसा होता था, तो वो उन लोग का परफॉर्मेंस था। तो उन लोग को हमारे साथ पूरा एक हफ्ता मिला, वो एक हफ्ते तक हम लोग के साथ रहे, खाया पिया जो भी उन्होंने करा, और हम उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। हम और आप अगर 10 मिनट रनिंग कर लेना, हमें पसीना आ जाएगा। अगर एसी में भी हम लोग बहुत अच्छे से जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमें पसीना आ जाएगा। वो लोग 6 से 7 घंटा नाचे, उनको एक बूंद पसीना नहीं आया। ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो नाच रहे हैं हमसे 4 गुना ज्यादा पावर से, और म्यूजिक उनके अंदर है। हम और अब म्यूजिक समझेंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, हाँ चलो म्यूजिक चल रहा है, हम लोग ग्रुप करेंगे, सुन रहे हैं, है ना। वो लोग वो म्यूजिक दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर से म्यूजिक आ रहा है, गाना चल रहा है, वो म्यूजिक शो कर रहे हैं कि सारा म्यूजिक ये रहा, ये देख, ये पकड़ लिया मैंने, ये रहा, ये मैंने कर दिया, ये कर, वो ऐसा कर रहे हैं। तो उनको देखकर बहुत कुछ सीखने मिला। भले ही वो आपको ऐसे हाथ पकड़ के नहीं सिखा रहे, पर उन लोग का जो डांसिंग है, वो देख के हम इतना सीख गए कि वो आज तक मेरे काम आ रही है। वो चीज, जो चीज वो कुछ बता के गए हम लोग, ऐसे टेक्निक्स बता के गए कि तुम लोग ऐसा म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक ऐसे नहीं ऐसे सुन, तब आपको ऐसा लगेगा म्यूजिक आपकी बॉडी से निकल रहा है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि आप म्यूजिक पे डांस ही कर रहे हो, म्यूजिक किसी दूसरे का है, आप दूसरे का डांस कर रहे हो। ऐसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मुंबई का, वहां का इंडस्ट्री का तो बहुत ऐसे ही रहा मेरा। ठीक है, तो अब आप हरिद्वार हरिद्वार वापस आ गए हैं, है ना? और जो हाँ, जो जैसी सीख आपको मिली, आप इंश्योर मैं कर आगे रहे हैं कि बढ़ा वही रहा हूँ। वो यहाँ वही वही सीख आपके स्टूडेंट्स को ना मिले, है ना? आप सही सिखा रहे हैं ना उनको। वो चीज ना मिले, और बट वो चीज यहाँ पर हो रही है। हाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो चीज अभी भी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग छोटी सिटी है। अब आप मेट्रो सिटीज में जाओगे, वहां पे ये सब चीजें नहीं होंगी, और हो सकता है हो, वहां के भी छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे ये सब चीजें हो रही होंगी, कि अच्छा तुम मुझसे सीखता है तो उसके पास ही जा, तो ये करता है तो वो मत कर, अच्छा तू मेरे पास आएगा तो उसके पास जाएगा तो मेरे पास मत आइएगा। ये चीजें यहाँ पे भी है। पर बेसिकली मैं लॉकडाउन में आया था यहाँ पे। जब लॉकडाउन लग गया, मैं फर्स्ट लॉकडाउन में मुंबई में था, अकेला फंसा हुआ था, क्योंकि मेरी पूरी बिल्डिंग सीज हो चुकी थी।
मुंबई में था मैं, तो पूरी बिल्डिंग में ही सीज हो चुकी थी, मेरी पूरी बिल्डिंग में 13 से 14 केसेस थे कोविड के। और मैं अकेला फंसा हुआ था। मैं मम्मी मुझे फोन करती थी, मम्मी रोती थी फोन पे कि तू वहां अकेला फंस गया, तू आया क्यों नहीं 3 दिन पहले। मैंने कहा मम्मी मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है। और लॉकडाउन ऐसा लगेगा कि कोई इंसान बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाएगा तो डंडे पड़ेंगे, मुझे तो ये तक नहीं पता था। तो मम्मी ने बोला कि तू आ ही जाता, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग थे सब चले गए थे। मेरी बिल्डिंग में 6 लोग रहते थे अलग रूम लेके, वो लोग सब चले गए। कुछ लोग एक फ्री ट्रेन चली थी उस टाइम पे, तो उससे चले गए। हरिद्वार के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, दिल्ली के लिए सब ट्रेन थी। बट मेन चीज थी कि जो भी यहाँ पे आएगा वो समझो खत्म है कहानी, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें यहाँ पे खराब हो रखी थी। तो फर्स्ट लॉकडाउन में मैं वहां पड़ा रहा। जब सब ठीक हो गया मेरी बिल्डिंग में, तो मैं खराब हो गया, मैं अकेला। और बस मुझे ये लग रहा है कि मुझे ना स्मेल आ रही है, ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ, और मुझे बुखार चढ़े जा रहा है। मैंने मम्मी को फोन किया। मम्मी समझ तो गई थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, सिम्टम्स तो वही है। पर मैं अकेला फंसा रहा सर। और फिर मैंने बहुत कोशिश की। मैंने स्टीमर ला के रखा हुआ था पहले ही, तो मैं स्टीम लेता था डेली, फिर ठीक हुआ। फिर मैं सेकंड लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं यहाँ आया, हरिद्वार आया। मुश्किल से 10 से 15 दिन के लिए आया होऊंगा। मैं आया, सिर्फ मैंने एक ही काम किया कि मैंने यहाँ से स्कूटी निकलवाई मेरी, एक न्यू बाइक ली मैंने स्कूटी, और मैं लेके उसको मुंबई चला गया। मुंबई गया ही था, फिर लॉकडाउन लग गया। मतलब कुछ महीने ही हुए होंगे मुझे गए हुए, फिर लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लग गया सर, तो मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या। फिर मैंने वहां पे ऑनलाइन क्लासेस ली, जो ऑनलाइन क्लासेस में जिनसे मेरा खर्चा चला। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई इंसान आपको आज अगर मैं किसी से 2,000 रुपये फीस लेता हूँ, तो उस टाइम पे वो 2,000 मेरे को 200 रुपये में दिख रहे थे कि नहीं यार वो आना चाहिए, बस खाना मिलना चाहिए, खाना हो जाए। पर मेरा दिमाग ऐसा था उस टाइम पे कि मेरे साथ साथ ना और 6 लोग भी थे, मतलब मेरे साथ नहीं थे। उन लोग वो लोग मेरे से पूछकर कानपुर से आए थे। अर्पित है उसका नाम, मेरा दोस्त है एक, कुणाल, ऋषभ, 3-4 लोग थे ये। तो वो लोग ऐसे परेशान हो गए थे क्योंकि वो लोग 3 महीने पहले ही आए थे और लॉकडाउन लग गया। और वो लोग अपने घर से ऐसा खाना लेके आए थे भर के, मतलब खाने का सामान, 10 किलो चावल, आटा। और ये मतलब यूपी वाले हैं इस चीज में। यूपी वाले कैसे हैं, उनको पता है कि हाँ अब हम जा रहे हैं तो अपना सामान पहले सही है सारा। वो पूरा भर के सामान लेके आए थे। मतलब रिफाइंड की बोतल कम से कम तो 12-13 बॉटल लेके आए थे रिफाइंड, वो 6 महीने का राशन लेके आए थे वो लोग। ठीक है, डम्बल लेके आए हैं अपने साथ, उठा उठा के ट्रेन में रख के लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ यार तुम लाए कैसे हो। कह रहे बस लिया है। और वो उन्होंने कमरे में भरा। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, 3 महीने बाद उनका वो राशन खत्म हो गया। 3 या 4 महीने बाद उनका वो राशन खत्म हो गया। सो लॉकडाउन के अंदर वो मेरे को बोल रहे हैं भाई यार खाने को नहीं हो रहा है, या फिर एक काम करते हैं तुम्हारे यहाँ बना लेते हैं, सब बैठ के खा लेंगे। तो वो टाइम ऐसा था कि मैंने ये भी देखा कि अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप वो 4 लोग भी मिलकर ना एक अकेले बैठ के नहीं खा सकते, है ना। तो मैंने वो चीज देखी उस टाइम पे कि हाँ यार अगर मेरे पास कुछ है। और मैंने क्या किया था सर, लॉकडाउन से जैसे मुझे पता चला कि फर्स्ट का नहीं पता था, सेकंड का जब पता लगा ना, तो मैंने ही अपने रूम के अंदर 3-3 या 4 महीने का राशन भर दिया। मैंने 10-15 किलो चावल भर दिए, मैंने रिफाइंड भर दिया, मैंने सब कुछ भर दिया, पूरा सेट कर दिया था मैंने अपने आप को। फिर मेरे को वो मिले वो लोग। तो हम लोग वो डेली मेरे पास दोपहर में आते थे और रात को आते थे। तो हम लोग साथ में खाना बनाते थे, खाना खाते थे। फिर सर क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं घर आया। और घर आया नहीं, एक्चुअली मुझे आना पड़ा, घर की प्रॉब्लम थी कुछ, तो मुझे बुलाया गया। मैं आया और बस वो आया क्या, फिर मैं ऐसे गया ही नहीं। जा ही नहीं पाया। मतलब प्रॉब्लम्स ऐसी कुछ हो गई थी कि मैं ठीक है। चाहकर भी निकल नहीं पाया, और ना मैं निकल पा रहा हूँ कि मैं यहाँ से अभी जा पाऊँ। तो वो जाना भी है मुझे यहाँ से, सोच रहा हूँ। ठीक है सर, आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना, सब ठीक हो जाए। थैंक यू। तो थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं अभी। बिल्कुल। आपने शुरू में बताया था फ्री स्टाइल डांसिंग, है ना, फ्री फ्री स्टाइल स्टाइल बताया। डांसिंग तो ये फ्री स्टाइल होता क्या है? सर, बेसिकली फ्री स्टाइल क्या है, फ्री स्टाइल में आप कभी भी ये नहीं बोल सकते किसी को कि फ्री स्टाइल डांसिंग है।
पहली बात, फ्री स्टाइल होता ही नहीं। फ्री स्टाइल हम किसी भी एक फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, मैं दोनों चीजें गिनवाऊंगा आपको। फर्स्ट है इम्प्रोवाइजेशन, कि हम कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो उसको फ्री स्टाइल का नाम दे ही नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। एक होता है फ्री स्टाइल, जिसको मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक स्टाइल के अंदर मैं फ्री होके मूवमेंट कर रहा हूँ। मुझे हिप हॉप पसंद है, तो मैं हिप हॉप के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ, बट मैं मूव करूंगा जो हिप हॉप के ऐसा है। अगर उसमें फ्लोर वर्क है तो मैं फ्लोर वर्क करूंगा, अगर उसमें एयर वर्क है तो मैं एयर वर्क करूंगा, अगर उसमें कोर स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ पावर मूव्स है तो मैं वो करूंगा। हिप हॉप से रिलेटेड एक फॉर्म के अंदर उसको फ्री स्टाइल बोल सकते हैं। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि मुझे कंटेम्प्रेरी याद है, जबकि कंटेम्प्रेरी कोई डांस फॉर्म नहीं है। कंटेम्प्रेरी एक ज्योमेट्री का वर्ड है, जिसको टाइम के साथ, जनरेशन के साथ जो चेंज होता है उसको हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज कंटेम्प्रेरी फ्री स्टाइल अगर मैं बोलूं तो कंटेम्प्रेरी के अंदर 5 फॉर्म्स आते हैं। वो 5 के 5 फॉर्म्स आप एक फ्री स्टाइल में कर सकते हो, ठीक। वेट अ सेकंड, मेरा ना यार। जी बताइए। जैसे कि कंटेम्प्रेरी के अंदर भी 5 फॉर्म्स आते हैं, है ना। उन 5 फॉर्म्स में से कोई भी चीज आप करोगे सिर्फ फ्री स्टाइल के अंदर, तो वो बोला जाए। सेम ऐसे ही मैं बोलूं क्लासिकल, तो क्लासिकल के अंदर हमें इंडियन क्लासिकल में बहुत सारे फॉर्म्स है। यक्षन गाना है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, ऐसे ही और भी फॉर्म्स है। हमारे हर इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर एक फॉर्म है ना। तो यहाँ पर भी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि इम्प्रोवाइजेशन और फ्री स्टाइल क्या है। उन लोगों को लगता है फ्री स्टाइल का मतलब भंगड़ा करते करते आप गिद्दा करने लगे, ठीक है, या भंगड़ा करते करते आप गरबा करने लगे, या भंगड़ा करते करते आप क्लासिकल करने। यहाँ पे इंडिया में लोगों को इस चीज का मालूम है कि वो ऐसे होता है फ्री स्टाइल। उनको पता है कोई डांसिंग नहीं समझा, फ्री स्टाइल कर दिया जी। शादी में क्या कर रहे हैं, फ्री स्टाइल कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं, किसी भी कोई कुछ बना दिया, फ्री स्टाइल कर रहे हैं। फ्री स्टाइल कि आप कोरियोग्राफी सेट कर सकते हो, मीन्स कोरियोग्राफी सेट करेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप सेट हो गया, उसको फ्री स्टाइल कोरियोग्राफी नाम दे सकते हो आप, क्योंकि उसमें आपने एक ही फॉर्म के अंदर से बहुत सारे स्टेप्स निकाले और आपने उसको कोरियोग्राफी वाइज सेट कर दी। तो ये है पॉइंट इज अ फ्री स्टाइल और इम्प्रोवाइजेशन का। इम्प्रोवाइजेशन वो है कि जिसमें आप खुद से कनेक्टेड हो, आपको दूसरे से मतलब नहीं है, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो अपना, उसको इम्प्रोवाइजेशन बोलते तो ये जो हैं। होता है, ये जैसे फ्री स्टाइल का आप करते हो तो परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस करते हो, या फ्री स्टाइल जैसे कि म्यूजिक चल रहा है उसी के साथ आप डांस कर रहे हो? डिपेंड्स करता है आपको। अगर कंपटीशन में हो, मतलब इसकी भी 2-3 चीजें हैं। जैसे अगर आप कंपटीशन में रहोगे ना, तो कंपटीशन में आपको कोरियोग्राफीज ही करनी पड़ेगी। अगर आप कंपटीशन में हो, आपको कोरियोग्राफीज देनी पड़ेंगी। अगर आप बैटल्स में हो, जहां पे फेस ऑफ हो रहा है एक दूसरे के साथ, वहां पे आपको फ्री स्टाइल ही करना पड़ेगा। बट उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। उसमें हिप हॉप होता है, ऑल स्टाइल हिप हॉप होता है, ठीक है, रैप योर स्टाइल्स होते हैं, या फिर पॉपिंग होता है, क्रम्प होता है, हाउस होता है, ब्रेकिंग होता है। तो ये सब अलग अलग उसमें कैटेगरीज आ जाती है। अगर आप बैटल्स फील्ड में चले जाओगे तो वहां पे फ्री स्टाइल का मतलब होता है अपनी बॉडी से जितना ज्यादा आप कोई भी एक फॉर्म निकाल सको किसी भी एक फॉर्म के अंदर। जी। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जितना हाँ, देखने बहुत में कॉम्प्लिकेटेड इजी है। लगता है। हाँ। देखने में इजी इसलिए लगता है सर, क्योंकि एक ब्रेकर या फिर एक बैटल डांसर या फिर एक जो कमर्शियल है, जो क्रिएटिविटी कर रहा है बहुत टाइम से, उन लोग को एक चीज सीखने के लिए ना साल भर लग जाता है। एक चीज को सीखने के लिए अगर मैं कोई पावर मूव करने वाला हूं तो मुझे 1 साल लग जाएगा उसको अपनी बॉडी में ढालने के लिए। अगर मैं एक सीधी सीधी बात देखूं तो आपको जीतने के लिए ना, अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास एक पावर मूव है, वो किसी के पास नहीं है, तो उसको करने के लिए ही आपको अपना बनाने के लिए, देखा आपने दूसरे का, बट अपना बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल जाता ही जाता। तब जाके वो चीज इतनी ज्यादा क्लीन हो पाती है, उसको देख के हम लोग खड़े हो जाते हैं, वाह। सिर्फ एक चीज के लिए पूरी परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग, सिर्फ उसको देखने के लिए कि हाँ एक मूव आ जाए, या एक स्टेप आ जाए, या फिर कुछ इसका अपना है वो देखने। ऐसा है। और मैंने जहाँ तक देखा है, इसमें फिटनेस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ना? बहुत पड़ती है। जी। फिटनेस के लिए आपको चाहिए, मतलब कोर स्ट्रेंथ आपको सबसे ज्यादा चाहिए। और सबसे ज्यादा फिटनेस से भी ज्यादा जो स्ट्रांग चाहिए वो आपको चाहिए, ये फिटनेस से भी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए।
देखो आप ना एक बुक रट सकते हो, एक बुक आप 100 पन्नों की, 200 पन्नों की, 500 पन्नों की ना, आप 1000 बार पढ़ोगे ना, आपको रट जाएगी। इंटरेस्ट होता है किसी चीज को ना कि बुक पढ़ने का, बुक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बट सेम टाइम पे आपको हाथ भी चलाना है, सेम टाइम पे आपको पैर भी चलाना है, सेम टाइम पे आपको नेक भी चलानी है, सेम टाइम पे आपको एल्बो भी चलानी है, सब चलना है। और वो सब ऑपोजिट बीट पे है, मतलब एक के बाद एक वो पर्टिकुलर बीट आ रही है, वहां पे चेंज करना है आपको। फिर उसको, पहले तो आप उसको बनाओ, फिर आप उसको देखो, फिर आप उसको करो, फिर सामने प्रेजेंट करोगे। कितना दिमाग लगता है। हाँ। काफी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना? और बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर जो इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है तो वो बहुत अच्छे से डांस कर सकता है। मेरा सिखाने का तरीका क्या होता है, मैं किसी को भी सीधा स्टेप्स नहीं सिखाता। मैं पहले किसी भी स्टेप के बारे में उनको बताता हूँ। जैसे कॉमन सी बात है, अगर मेरे पास गिटार है तो मुझे पता होना चाहिए उसमें कौन सी लकड़ी लगी, मुझे पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सा तार लगा, मुझे पता होना चाहिए वो कौन से स्केल का गिटार है, ये मुझे पता होना चाहिए बी शार्प क्या होता है, सी शार्प क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए मेजर क्या है, माइनर क्या है। सेम थिंग, जब कोई भी एक चीज आपको ऐसे सिखा रहा है, उसमें मेजर माइनर बता रहा है, उसमें छोटी बड़ी बीट्स बता रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत दिमाग से समझा रहा है आपको। सेम मेरा भी रहता है, जब मैं किसी को समझाऊं तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सिर्फ आप दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, आपका पैर भी वैसे चलेगा जैसे मेरा चल रहा है। भले ही फर्क होगा क्योंकि मेरे को 13 14 15 साल हो गए करते हुए, आप अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किए हो, लेकिन वो टेक्निक आपको पता लग जाएगी। तो आपका भी, मेरा 13 साल में हुआ है, हो सकता है आपका 2 महीने में हो जाए, हो सकता है आपका 10 दिन में हो जाए, अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो हो सकता है आपका 1 सेकंड के अंदर हो जाए। तो मेरा तरीका थोड़ा ऐसा रहता है कराने का, समझाने का। वेरी नाइस। तो सर, फेवरेट डांसर कौन है आपके? मेरे फेवरेट डांसर सल्ले ट्विंस, वो मेरे फेवरेट डांसर हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो अभी मेरे ख्याल से 35 35 40 36 साल के तो हो गए होंगे। दोनों वो ट्विंस हैं, दोनों भाई, और हाँ इतने के तो हो गए होंगे। वो मेरे फेवरेट हैं, वो रहेंगे फेवरेट हमेशा। कहाँ से हैं वो लोग? मुझे पता नहीं उनके सर वो बारे लोग में। है पेरिस से। अच्छा। और आप भी काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, है ना? मैंने अरे थोड़ा सा जो देखा, तो मैं दर्शकों से कहूँगा इंस्टाग्राम पे जाएं, आपका अकाउंट फॉलो करें और देखें आपको। क्योंकि मैं जब आपसे संपर्क करा था तो मुझे तो लगा था आप क्लासिकल उसमें हैं, थोड़ा एक आपने वीडियो करा था, हाँ 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 हाँ। तो मैं उस एंगल से आपसे बात करने के लिए सोच रहा था कि जो कि मैं क्लासिकल क्लासिकल इंडियन डांसर में, करके। ज़्यादा मेल्स नहीं होते हैं, है ना? लेकिन आपने तो काफ़ी आंखें खोल दी मेरी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उसके है ना? पीछे की भी स्टोरी है, जी। उसके पीछे की भी स्टोरी है। एक्चुअल में क्या था, मेरी जो फ्रेंड है हंसवी, जिससे मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो में जो है वो इंडियाज बेस्ट डांसर में गई थी अभी सोनी टीवी पे। तो वहां पे वो टॉप 7 में थी। सो वो हरिद्वार आई, और वो हरिद्वार में बहुत कम लोगों से बात करती है, तो वो प्रैक्टिस मेरे साथ ही करती है। तो उसने मुझे बोला कि साथ में कुछ बनाए क्या। मैंने बोला मुझे तो आता ही नहीं रे, मैंने, क्योंकि मैंने कभी क्लासिकल किया ही नहीं। उसने मुझे कभी 5 6 साल पहले कभी कराया होगा, कभी कुछ हल्की सी गणेश वंदना कराई होगी, तो मैं वहां पे एक स्टेप था कुछ ऐसे करके वो मैंने सीखा था बस, और कुछ सीखा नहीं। तो उसके बाद उसने मुझे तब बोला कि कुछ करते हैं। मैंने बोला मुझे आता नहीं। बट उस वीडियो के पीछे इतनी बड़ी कहानी है ना सर, कि वो वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को कम से कम नहीं तो कम से कम 10 से 12 दिन लगे, क्योंकि मुझे उसको मैच करना, क्योंकि वो उसका मास्टर खत्म हो गया, उसको उसके बाद डिग्री है, वो बहुत अच्छा करती है ना। और वो इंडिया में बहुत टॉप पे चली गई थी एज ए क्लासिकल डांसर। मैं उसको मैच करना मतलब आसपास भी नहीं था उसके। तो उसने मुझे बोला कि करते हैं, तो वो वीडियो भी ना, वो मैं अभी तक किसी को पता नहीं, मैं बता देता हूँ। कम से कम कम से कम नहीं तो 25 30 टेक तो लिए होंगे मैंने। तो जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ। तो ये सीन ये था सर उस वीडियो के पीछे। बट फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा बोला उस वीडियो को मेरी, कि हाँ कुछ नया ट्राई किया है, कुछ नया ट्राई किया है। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस सर, है ना? और जहाँ तक मैंने समझा है, आप डरते नहीं हो, है ना? और हेजिटेशन नहीं है आप में, जो आपके मन में आता है आप करते हो, है ना?
और डरना किस बात का है? क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी बहुत है आप में। तो हाँ, आप आते रहिएगा हमारे पास, है ना। बिल्कुल सर। आपकी बिल्कुल। बातें सुनते रहेंगे और सीखेंगे आपसे बिल्कुल सर। जीवन और नृत्य के बारे में। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।